है, तो स्टार्ट करते हैं। आवाज आवाज भी ठीक है ना? वॉइस स्लो तो नहीं आ रही? नो सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज के हमारे जो टॉपिक है वो क्या होंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनना कैसे शुरू हुआ, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो अलग अलग कमेटीज थी उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद मेंस के रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा जाएगा आपको कि व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या क्या कमियां थी। तो ये चारों के चारों टॉपिक्स आज कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं एक आइडियोलॉजी से। पॉलिटिकल साइंस में एक आइडियोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थोनी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थोनी का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके से ग्रीक वर्ड है। ऑटोक्थोनी का एक मतलब जो होता है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मतलब इंडिजीनियसली हम अपने आप को चलाने के लिए अपना ही कानून बना रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। मतलब अपनी जमीन पर हम अपने ही सिटीजन, हम ही लोग अपने आप को गवर्न करने के लिए एक लॉ बुक को तैयार कर रहे हैं, जिसको वो क्या बोलेंगे हम? कॉन्स्टिट्यूशन। ऑटोक्थोनी का मतलब ही क्या होता है? इंडिजीनियस लोग, हम अपने लोग। हम ये थ्योरी जो है ना अपने प्रियम्बल में भी देखेंगे, क्योंकि प्रियम्बल में पहला वर्ड ही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ही क्या है कि हम भारत के लोग अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन या ये संविधान दे रहे हैं कि यही संविधान हम लोगों को गवर्न करेगा, ठीक है। ये होती है आपकी थ्योरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थनी की, ठीक है जी। उसके बाद देखो, मतलब ही क्या है इसका? मतलब ऑटोक्थोनी का मतलब होम, मतलब इसको अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं कि हमारे इंडिया के ऊपर बहुत सारे हिंदू बहुत सारे हिंदू पीपल है, बहुत सारे सिखिज्म के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग ट्राइबल लोग हैं। तो उन लोगों के नेचर, उन लोगों के कल्चर, उन लोगों की आइडियोलॉजी को इकट्ठा करके एक ही जगह पर संजोकर एक ही लॉ बुक बनाई गई है जिसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब क्या हुआ? ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? ऑटोक्थोनी वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अपने जैसे कल्चर, अपने जैसी आइडियोलॉजी और अपने जितने भी नेचुरल लॉज हैं उनको इकट्ठा करके हमने ये चीज बनाई है। हमारे ऊपर कोई ब्रिटेन का लॉ नहीं चलता है, अब हमारे ऊपर कोई भी अमेरिका का लॉ नहीं चलता है, हमने खुद का अपना एक लॉ बुक बनाई है। तो ये कोशिश बहुत सारे देशों ने की है, जैसे पाकिस्तान हो गया, घाना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। हालांकि इन सब ने जो है वो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरी जगह से बोरो किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है। जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि बहुत सारी जगहों से हमने इसको कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने आइडिया बाहर से लिया है, लेकिन उस आइडिया को अपने नेचर, अपने कल्चर, अपने आइडियोलॉजी, अपने लोगों के हिसाब से जो है उसको कन्वर्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है, यही होता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थोनी। हिंदी में भी इसमें अवेलेबल हो जाएगी आपको आज पीपीटी, ठीक है, तो ये देख लो, इसमें पढ़ लेना आप। यहां तक पता चला आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थनी क्या होती है? यस सर। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास कि आखिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये इसकी डिमांड किसने शुरू की, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये वैसे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन अभी बना हुआ है, ठीक है ना। 75 साल पहले ही बना था। लेकिन अगर मैं बात करूं, इंडिया को पहले भी बहुत सारी रूल बुक, बहुत सारी लॉ बुक्स जो है वो गवर्न करती थी, जैसे आपके वेद, उपनिषद वगैरह हो गए, ठीक है ना। तो मॉडर्न टाइम में जब आपकी डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, कम्युनिज्म, ठीक है ना, इस तरीके सोशलिज्म, इस तरीके के कॉन्सेप्ट जब मॉडर्न सोसाइटी में आने लगी, ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे जब हम करेंगे प्रीएम्बल में, ठीक है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जब वर्ल्ड में थे, तब हमारे इंडिया के लोगों ने क्या सोचा कि हम किस तरीके का अपने देश को चलाएंगे, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि पुराने टाइम पे इंडिया में क्या चलती, मेनली किस तरीके की पॉलिटी चलती थी? हमारे यहाँ पे चलती थी मोनार्की, मतलब यहाँ पे क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है ना। और उससे पहले रिपब्लिक, कुछ जगहों पे रिपब्लिक नेचर भी हुआ करता, जैसे आप बुद्धिज्म और जैनिज्म में पढ़ोगे लिच्छवी वाले एरिया में, ठीक है ना। तो रिपब्लिक वाला कल्चर भी वहां पे हुआ करता था, लेकिन बाद में मोनार्की फैल गई इंडिया में, और उसके बाद इंडिया में जो है वो स्लेव डायनेस्टी भी आई, स्लेव कल्चर भी फैला, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे हम, एक तरीके से ऑटोक्रेसी वगैरह भी बोल देंगे, ठीक है ना। लेकिन
लेकिन धीरे 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 जब वेस्टर्न वर्ल्ड में इक्वेलिटी का कॉन्सेप्ट आया, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट आया, और वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में, अमेरिका वगैरह में आपका डेमोक्रेसी वगैरह, रिपब्लिक नेचर, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, इस तरीके के कॉन्सेप्ट आए, तो पहले इंडिया में बंदे थे जिन्होंने कम्युनलिज्म के आधार के ऊपर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की मांग की थी, और इन्हें ही बोला जाता था द पॉइनियर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट, ठीक है ना। और इसको ही क्या बोला जाता था, कम्युनिस्ट मूवमेंट के जन्मदाता जो कि भारत में थे, वो के थे आपके M.N. रॉय। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक एडवाइजर आएंगे, उनका नाम था B.N. राव, ठीक है, नाम कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए यहाँ पे RAO। तो ये दो अलग अलग नाम है। M.N. रॉय थे जिन्होंने सबसे पहली बार जो है वो संविधान सभा बनाने की बात की थी। अब संविधान सभा होगी क्या, संविधान सभा मतलब हम क्या चाहते हैं, अपना संविधान बनाना चाहते हैं, तो हमारा संविधान बनाएगा कौन, आप बनाओगे, मैं बनाऊंगा, या फिर कोई और हमारी अकेडमी से बनाएगा, या इंडिया में कौन बनाएगा संविधान। तो ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाती, संविधान बनाना कैसे है, हर बंदे की अपनी आइडियोलॉजी होगी, कोई बोलेगा कि नहीं ऐसा लॉ आएगा, कोई बोलेगा वैसा लॉ आएगा, तो इस तरीके से तो संविधान बन ही नहीं पाएगा। और इस चीज का फायदा उठाया था अंग्रेजों ने, उन्होंने बोला था, उन्होंने तो चैलेंज कर दिया था कि आप अपना संविधान बना के तो बता दो, हम आपको आजाद कर देंगे। तो ये चीज जो है वो इंडियन लोगों को काफी चुभी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप में अनाउंस कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इन्होंने अनाउंस कर दिया 1935 में कि हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। और इसको ऑफिशियली जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है 1938 में बोल दिया कि हमारा जो संविधान सभा होगी ना, सॉरी, हमारा जो संविधान होगा वो संविधान सभा बनाएगी। और जो संविधान सभा होगी ना वो क्या होगी, कौन होंगे इसमें, इसमें जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी के रूप में जो लोग इलेक्ट होके आएंगे, मतलब एक प्रॉपर एरिया डिसाइड कर लिया जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाएगी, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाखों लोग होंगे, और इन लाखों लोगों में से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ठीक है ना, एक बंदा आएगा जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेगा। ऐसे ही इंडिया के अलग अलग इलाकों में हर लाख लोग के ऊपर, 10 लाख लोग के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव, एक बंदे को इलेक्ट करके भेजा जाएगा एडल्ट फ्रेंचाइजी के रूप में। और जितने भी लोग इलेक्ट होके आएंगे वो क्या बनाएंगे, संविधान सभा बनाएंगे, और वही लोग इन लोगों के बिहाफ पर इन लोगों के मुद्दे सुनेंगे उस इलाके में जाके, और हमारे संविधान सभा में उसको डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर कानून बनाएंगे। तो ये सिस्टम आज के टाइम पे भी हमारी लोकसभा और राज्यसभा में चलता है कि नहीं चलता, चलता है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारी संविधान सभा की सबसे पहले जो है बात किसने की थी, M.N. रॉय ने। उसके बाद 35 ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया था, मान लिया था ऑफिशियली। और इसको अनाउंस किसने किया था फिर 1938 में कि हमने एक संविधान सभा बनानी है एडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर, जिसमें जो क्या करेगा, हमारा संविधान बनाएगा, और वो फ्री इंडिया का संविधान होगा। किसी भी बाहरी ताकत का हम इंटरफेरेंस या किसी भी बाहरी ताकत से हम कोई भी आइडिया या फिर कुछ भी चीज नहीं लेंगे, ये हम अपने लोगों से पूछ पूछ कर ही अपना खुद का संविधान बनाएंगे, ठीक है। और इस डिमांड को जो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी, उस डिमांड को मान लिया गया कब, अगस्त ऑफर में। इसमें मानने में भी ना काफी प्रॉब्लम थी, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों की यहाँ पे चतुराई थी, अंग्रेजों की यहाँ पे जरूरत थी, क्योंकि उस टाइम पे स्टार्ट हो चुका था वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों की हालत, ब्रिटेन की हालत बहुत पतली थी, जर्मनी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर रहा था, जापान भी उसके साथ संधि में था। तो जिसकी वजह से ब्रिटेन जो है वो बैकफुट पे था, मतलब हार रहा था, और इंडियन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर 1 का जीतने का सबसे बड़ा एक कारणों में से एक कारण था कि इंडियन लोगों ने भी वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करवाया था अंग्रेजों के साथ, ठीक है ना। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जो है अंग्रेजों के साथ नहीं दे रहे थे इंडियन, इन लोगों का साथ लेने के लिए, इंडियंस का साथ लेने के लिए इन्होंने एक ऑफर दिया अगस्त महीने में, कि बोला इन्होंने कि चलो ठीक है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो खत्म होगी, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना, एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और उसमें जो है वो इंडिया के लोगों को ही क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इंडिया के लोग ही क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। और इसको जो है इसके बाद जो है ये ऑफर कांग्रेस के लोगों ने ठुकरा दिया था,
ठीक है, ये आप पढ़ोगे हिस्ट्री में कि क्यों ठकराया था, ठीक है। और उसके बाद स्टैफर्ड क्रिप्स के अगुवाई में 1932 में एक मिशन आया था जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। इसने भी बोला था कि चलो ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 का हो जाएगा ना जैसे ही खत्म, तब हम क्या करेंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनवाएंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन को किसने रिजेक्ट करवा दिया? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि हमें जो संविधान चाहिए वो अलग अलग चाहिए, इंडिया का संविधान अलग होगा और पाकिस्तान का संविधान अलग होगा। इंडिया का संविधान बनाने के लिए अलग से इंडिया की संविधान सभा होगी और पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए अलग से पाकिस्तान की संविधान सभा होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। तो इस तरीके से अगस्त ऑफर भी खत्म हो गया, मतलब ये भी नहीं माना गया और आपका क्रिप्स मिशन भी नहीं माना गया, ठीक है। दोनों के दोनों रिजेक्ट कर दिए। लेकिन फाइनली जो है वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के दौरान हमारे पास इंडिया में एक मिशन आया, या फिर एक जिसे बोल सकते हैं 3 लोगों की कमेटी आई जिसको बोलते हैं हम कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे लोग कौन थे? कैबिनेट, जो ब्रिटेन में बैठी हुई पार्लियामेंट है ना, उसकी कैबिनेट मेंबर थे। और ये सॉरी, और ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारे एग्जाम्स में। जो कैबिनेट कमेटी मिशन या फिर कैबिनेट मिशन के जो 3 मेंबर थे वो कौन कौन से थे? 3 मेंबर आप वो ऑप्शन में डाल देते हैं, 1, 2 और 3 सही डाल देते हैं और आइडेंटिफाई करने के लिए बोल देते हैं कि इनमें से कौन सा मेंबर जो है वो कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था। तो ये याद रखना अपना, पैथिक लॉरेंस, ठीक है ना, उसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग जो थे वो आपके केस में आते थे कैबिनेट मिशन में। और इसने ही बोला कि ठीक है, हम इंडिया में संविधान सभा बनाएंगे, कोई 2 नेशन नहीं होंगे, कोई अलग से संविधान सभा नहीं बनेगी, एक ही संविधान सभा बनेगी मुस्लिम लीग के लिए भी और इंडियंस के लिए भी। हाँ, हम क्या करेंगे, मुस्लिम लीग को अलग से रिप्रेजेंटेशन दे देंगे और इंडियन लोगों को अलग से रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, ठीक है ना। मुस्लिम लोग अपना खुद का कानून बना सकते हैं और इंडियन लोग अपना खुद का कानून बना सकते हैं। मतलब इस तरीके से तिगड़म इन्होंने लगाया कि फॉर द मीन टाइम, उस टाइम के लिए जो आपकी मुस्लिम लीग थी वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, चलो ठीक है आप संविधान सभा बनाओ, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है जी। संविधान सभा के लिए जो है वो इलेक्शन हो गए, फिर 1946 में इलेक्शन हुए थे। और उस इलेक्शन में क्या हुआ था, कुछ लोग जो थे, कल मैंने आपको बताया था, कुछ प्रेसिडेंसी से, जिसको क्या बोलते थे, प्रिंसली सॉरी प्रोविंसेस, और दूसरे तरीके की स्टेट कौन सी थी इंडिया में? प्रिंसली। प्रिंसली स्टेट, ठीक है ना। जो आपकी प्रेसिडेंसीज थी ये कितनी थी आपकी? 11, ठीक है ना, 11 प्रोविंसेस या 11 स्टेट बन चुके थे। तो इनमें से कुछ लोग जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने के बाद आई और जिन्होंने संविधान सभा में अपनी मेंबरशिप ले ली, ठीक है। और कुछ लोग जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। प्रिंसली स्टेट में इलेक्शन नहीं हुए थे, प्रिंसली स्टेट में क्या हुआ था, कुछ लोगों को नॉमिनेट करके राजा महाराजाओं ने यहाँ पे भेजा था संविधान सभा में, क्योंकि अल्टीमेटली संविधान तो पूरे के पूरे इंडिया के लिए बनना है, तो इनके इंटरेस्ट, इनके कानून, इनके लिए भी जो है, इनकी आइडियोलॉजी या फिर इनकी जरूरतों के लिए भी प्रिंसली स्टेट में जो रह रहे थे उनके लिए भी कानून चाहिए थे, और प्रेसिडेंसी में रह रहे लोगों को भी, इंडियंस को भी कानून अपने लिए चाहिए थे। इसलिए सब लोगों को इकट्ठा करके एक इलेक्शन करवाया गया। और इस इलेक्शन में हर 10 लाख लोगों के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके कहाँ पे भेजा गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा गया, ठीक है। इस वाले को मैं बाद में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में बताता हूँ, पहले अभी सिस्टमेटिकली चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने आपको बता दिया, नवंबर में जो है पहली बार क्या बन गया, 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई। और जो किसके कहने के ऊपर बनी थी, याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली बनी थी, जो इलेक्शन हुए थे, वो किसके कहने पे बने थे? कैबिनेट मिशन के। आपको यहाँ पे ऑप्शन में डाल दिया जाएगा कि अगस्त ऑफर के कहने पे बने थे, या फिर आपका क्रिप्स मिशन के कहने पे बने थे, वेवेल प्लान के ऊपर बने थे, या फिर कैबिनेट मिशन के ऊपर बने थे। तो आंसर क्या होगा आपका? कैबिनेट मिशन के कहने पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बन के तैयार हुई थी 1946 में नवंबर में। और इसकी पहली मीटिंग जब हुई थी वो थी आपकी 9 दिसंबर 1946 में। ये याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो देखो, जो सीटों की एलोकेशन थी, यहाँ पे लिख लो, आई थिंक लिखा नहीं हुआ है स्लाइड में, कि हर 10 लाख लोगों के ऊपर जो है वो आपकी एक रिप्रेजेंटेटिव गया था। जैसे कि 11 प्रोविंसेस थे, 11 आपके
प्रेसिडेंसी स्टेट थी जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था। उनमें से टोटल कितनी सीटें थी? 292। 292 सीटों के ऊपर जो है 292 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ था। और उसमें से कुछ सीटें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी, कुछ सीटें जो है वो अलग अलग पार्टियों ने जीती थी, मुस्लिम लीग ने भी कुछ जीती थी, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने भी जीती थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी। आगे आएगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीटें जीती। ये आज के तरीके से इलेक्शन ही हुआ था उस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी, याद रखना। एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी यहाँ पे, मतलब इंडिया के हर बंदे ने यहाँ पे वोट नहीं डाला था, कुछ लिमिटेड लोगों ने ही वोट डाला था यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अच्छा, और जो आपका प्रिंसली स्टेट थी, वहां से कितने लोग नॉमिनेट होके आए थे? 93 लोग नॉमिनेट होके आए थे। जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस मतलब जो डायरेक्ट वायसराय के कंट्रोल में आता था, वहां पे एक चीफ कमिश्नर रख दिया जाता था। इसको आज के तौर पे आप यूटी की तरीके से जान सकते हो। जैसे इंडिया में यूनियन टेरिटरी होती है ना, वहां पे कोई सरकार नहीं होती ना, राजा महाराजा होता है। वहां पे सीधा सीधा कंट्रोल कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट करता है। किसके थ्रू? लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। पता है ना ये चीज, यूटी का, यूनियन टेरिटरी या फिर संघ शासित प्रदेश। यस। हाँ, तो वहां से भी हमारे पास चार बंदे हो गए, इलेक्ट होके आए थे। और पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर बैठे थे इनिशियली? 300, 389, ठीक है जी। अब यहाँ पे डिवीजन देख लो पॉलिटिकल पार्टी वाइज, कि पार्टी वाइज कितने कौन से लोग की कितनी रिप्रेजेंटेशन थी हमारी संविधान सभा में। देखो, हमारे पास आ जाते हैं इसके यहाँ पे। कांग्रेस के कितने मेंबर थे आपके? 380, सॉरी 208। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसके बाद मुस्लिम लीग के कितने बंदे आए? 77। यूनियनिस्ट पार्टी एक बंदा, यूनियन मुस्लिम, ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे आज के टाइम पे आपकी बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, अकाली दल, या फिर आपका जिसे बोल सकते हैं आम आदमी पार्टी, ये तृणमूल कांग्रेस। तो इस तरीके की उस टाइम की ये पॉलिटिकल पार्टी थी अलग अलग जगहों पे, ठीक है ना। तो इन सारी पार्टीज में से सबसे ज्यादा वोट किसको मिली थी, या फिर सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसको मिली थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। याद रखना, यहाँ पे सरकार नहीं बन रही है, गवर्नमेंट नहीं बन रही है, ये सारे के सारे लोग इकट्ठा होके क्या आ रहे हैं वहां पे? सिर्फ और सिर्फ संविधान बनाने आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं बनेगी, लेकिन एक ना टेम्परेरी टाइप की, क्योंकि हमें पता था इंडिया जो है वो आजाद होने वाला है। अब आजाद भारत को चलाने के लिए एक टेम्परेरी गवर्नमेंट भी तो होनी चाहिए। तो ये जो संविधान सभा थी ना, ये एक तरीके से संविधान बनाने का काम भी करती थी, और साथ साथ में ये गवर्नमेंट का काम भी करती थी। मतलब डेली रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम भी ये करती थी, जब तक कि हमारा संविधान बनके तैयार ना हो गया। तो आप पूछोगे कि सर संविधान तो अभी बना नहीं था, तो ये कानून किसके बेस के ऊपर बनाते थे? ये कानून बनाते थे जब तक हमारा 26 जनवरी 1950 तक संविधान लागू नहीं हो गया। उससे पहले ये कानून को, कौन से कानून को फॉलो करते थे? 1935 का जो हमने एक्ट पढ़ा था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसी के आधार पे इंडिया को गवर्न कर रहे थे। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को तो आजाद हो गया था देश, लेकिन हमारा संविधान बना कब? उससे कम से तकरीबन तकरीबन 2-2.5 साल बाद। तो 2-2.5 साल तक कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से इंडिया को गवर्न किया जा रहा था? तो वो थे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। समझ आई ये बात? यस सर। ठीक है। कोई अगर डाउट होता है तो मेरे को बीच में से पूछ लिया करो, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे देख लो, ये था पॉलिटिकल पार्टी वाइज किस तरीके से डिवीजन थी। अब हम देख लेते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस, क्रिश्चियन, सिख, इनकी कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन थी। तो ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ये डोमिनेटेड थी। इसका सबसे ज्यादा मेंबर कहाँ से आए थे? आपके हिंदुओं से आए थे। उसके बाद मुस्लिम से। यहाँ के लोग भी जो है वो छोड़ के चले गए थे जब इंडिया का पार्टीशन हो गया था, ठीक है ना। क्योंकि हमने देखा था कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग भी तैयार हो गई थी, और उसके भी कितने मेंबर आए थे हमारे संविधान सभा में? मुस्लिम लीग के 73 मेंबर्स। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे बताया था 389 मेंबर है टोटल, लेकिन आप यहाँ पे बता रहे हो कि 296 मेंबर यहाँ पे टोटल आ रहा है, तो बाकी मेंबर कहाँ गए? कौन बताएगा मुझे, कहाँ पे कमी आ रही है? क्वेश्चन समझ आया सबको?
मैंने क्या बताया यहाँ पे, टोटल सीट्स, टोटल मेंबर कितने आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 379, 389। लेकिन पॉलिटिकल वाइज अगर हम पार्टी वाइज देखें तो उसमें सिर्फ कैलकुलेट टोटल करें इंडिपेंडेंट वगैरह सबको मिला के, तो वो तो सीटें टोटल बनती है 296। तो बाकी के 93 लोग कहाँ गए? 93 नहीं है, मतलब कितने हो गए आपके? 389 माइनस कितना है आपका? 296। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3, 8 और 1, 38, ठीक है ना? 89 कुछ, 89 नहीं, 90, हाँ 93, सेम वही आ रहा है यहाँ पे। 93 बंदे कहाँ पे गए? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। देखते हैं कौन है इंटेलिजेंट सबसे क्लास में। अरे भाई देखो सर ध्यान वोट से, नहीं मैंने दिया क्या। होगा। हाँ जी, बोलो बोलो। सर वोट नहीं दिया होगा और क्या। नहीं, ये देखो ना ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला था, 11 प्रोविंसेस थे। 11 प्रोविंसेस में टोटल कितने मेंबर इलेक्ट होके आए? 292, ठीक है, कि यहाँ के इलेक्शन हुए थे। और बाकी जो 4 मेंबर कहाँ से आए थे आपके, ये वाले। तो 292 प्लस 4 कितने हो गए? 296 हो गए, यस सर। है ना? तो यहाँ पे 93 लोग जो थे वो इलेक्शन नहीं हुआ था उनका, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा थे। वो कहाँ से आए थे? वो प्रिंसली स्टेट से आए थे, जो राजा महाराजाओं ने नॉमिनेट करके उनका नामांकन भेजा था। तो ये 93 लोग ये वाले हैं, इस जिसकी कमी आपको यहाँ पे खल रही है। समझ आई बात? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो इलेक्शन के बाद जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, सबसे ज्यादा हिंदू है यहाँ पे, और सबसे कम क्या है आपके? या तो पारसीज होंगे या फिर एक्चुअली एंग्लो इंडियन। और सबसे कम रिप्रेजेंटेशन थी इनकी यहाँ पे, इसीलिए इनके लिए हमारे संविधान में एक अलग से प्रोविजन डाला गया कि हम अपने संविधान में या फिर हम अपनी लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियंस हैं उसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। लेकिन इस प्रोविजन को बाद में 104 वाले आर्टिकल में क्या कर दिया, सॉरी 102 वाले आर्टिकल में क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। सॉरी इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, हाँ। 104 वाले आर्टिकल में या फिर 104 अमेंडमेंट में, संविधानिक संशोधन में इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया। और आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है वो कितने सीटों के ऊपर हुआ है? 543 देखा था आपने सबने? यस सर। 543 सीटों के ऊपर हुआ इलेक्शन। और 2 मेंबर कौन नहीं लाए गए यहाँ पे? जो एंग्लो इंडियन की रिप्रेजेंटेशन थी, जिनको नॉमिनेट कौन करता था? प्रेसिडेंट करता था, ठीक है। तो अब ये प्रोविजन हटा दिया गया है। चलो आगे चलते हैं यहाँ पे। इसको करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फैक्चुअल डेटा बता देता हूं। हाँ, अब हमारे पास आ जाता है कि संविधान सभा बन गई। मैंने बताया आपको कि नवंबर 1946 को जो है वो संविधान सभा गठित हो गई। और उसकी ये ना, यहाँ पे फैक्ट लिखे नहीं हुए, अपनी कॉपी पे लिख लो आप सारे के सारे। तो पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग जो संविधान सभा की हुई थी वो कब हुई थी? वो आपकी हुई थी 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को। ये पहली मीटिंग थी, ठीक है ना। और इस पहली मीटिंग में टेम्परेरी तौर के ऊपर, टेम्परेरी तौर के ऊपर एक चेयरमैन को अपॉइंट किया गया, जिसका नाम था, सबने, वो जो 389 बंदे थे ना, उन सब ने मिलकर क्या किया? एक पर्सन को अपॉइंट किया जो कि सीनियर मोस्ट पर्सन था हमारी संविधान सभा का, और उसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये बंदा जो था सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने क्या किया? आने वाले मीटिंग में, आने वाली मीटिंग मतलब नेक्स्ट मीटिंग कब हुई थी आपकी? 11 दिसंबर, 2 दिन बाद हो गई थी। 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। और ये मीटिंग होती कहाँ पे थी? दिल्ली में होती थी, ठीक है। और इसमें क्या किया गया? इसने इलेक्शन करवाए। पहले तो ये नॉमिनेट, मतलब सबने अपनी सर्वसम्मति से, सब बैठे हुए थे, सबने बोला कि भाई किसको चेयरमैन बनाए। तो उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुआ, उसने सबने बोला कि ये सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है, इनको बना देते हैं टेम्पररी तौर पे। तो इनको बना दिया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद 2 दिनों बाद जो है वो इलेक्शन हुए पूरी संविधान सभा में। और इलेक्शन के तौर पे परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बना दिए गए, या परमानेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि पूरी सभा को, सभा के सभापति होंगे, वो कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? या फिर
अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार हो जाए या फिर कुछ काम पड़ जाए तो फिर सभा को संचालित कौन करेगा, सभा को अगुवाई कौन करेगा? उसके लिए एक वाइस प्रेसिडेंट को भी चुना गया जिसका नाम था एच.सी. मुखर्जी। ठीक है जी, एच.सी. मुखर्जी को भी चुना गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, मतलब संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए एडवाइजर जिसे बोलते हैं ना, एक सलाहकार, वो किसको अपॉइंट किया गया? B.N. राव। याद आया कुछ? मैंने बताया था अभी कुछ टाइम पहले, कंफ्यूज मत होना। Yes, sir. तो किस चीज की बात कर रहा हूं बताओ मुझे? M.N. Roy. रॉय, ठीक है ना? ये कौन थे बताओ मुझे फटाफट, M.N. रॉय कौन थे? सर सबसे पहले ये संविधान का विचार लेके आए थे कि एक लेके आए थे, हाँ। और इनको किस चीज के लिए जाना जाता है? ये पहले कम्युनिस्ट पार्टी के बंदे थे, मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेके आने वाले थे। ये क्या चाहते थे कि जैसे कि आपका चाइना में, जैसे कि आपका रशिया में जिस तरीके से संविधान या जिस तरीके से सरकार चलती है वैसे ही इंडिया में चले। लेकिन हमने ऐसा नहीं अडॉप्ट किया, हमने कम्युनलिज्म को अडॉप्ट नहीं किया, हमने क्या किया था? सोशलिज्म को अडॉप्ट किया था। ठीक है ना? हमारे संविधान में, संविधान के पार्लियामेंट में भी लिखा हुआ है समाजवाद या फिर सोशलिज्म। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने किया था क्योंकि M.N. रॉय ने ये जो डिमांड थी ना, इन्होंने देखा कि ये डिमांड ना बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आइडियल है। आइडियल मतलब धरातल पे इसको उतारा नहीं जा सकता आपकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को। कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या कहलाती है? इसको हम सिंपली तौर से समझ सकते हैं, जो आपके कार्ल मार्क्स थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी। और उससे पहले, सबसे पहले इस थ्योरी के बीज जो है वो प्लेटो नाम के एक फिलोसफर ने, प्लेटो नाम के प्लेटो नाम के एक फिलोसफर ने जो है वो हजारों साल पहले जो इजाद कर दी थी कम्युनिस्ट की। अब इसमें होता क्या है, आप ऐसे एक नेशन को अज्यूम करो जिसमें ना तो कोई करेंसी चलती है, ना ही कोई गवर्नमेंट है, ना ही कोई कानून है, ना ही पैसों का बिजनेस होता है। मतलब लोग जो हैं वो अपने आप से ही अपने आप को गवर्न करते हैं। तो आप इस तरीके की स्टेट को कभी सोच सकते हो कि ना तो कोई गवर्नमेंट है, ना कोई पुलिस ऑफिसर है, ना कोई स्टेट को चलाने वाला बंदा है, और ना ही पैसे, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वहां पे। मतलब लोग जो है वो भाईचारे से ही पूरी की पूरी सोसाइटी को चला रहे हैं। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी थी आपकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। या फिर इस आइडियोलॉजी को जो है बाद में धीरे धीरे जो है वो छोड़ दिया गया, क्योंकि इसका ना एक इफेक्ट जो देखने को मिला था वो यूएसएसआर मतलब जो सोवियत संघ था ना, उसको देखने में मिला था। क्योंकि 1991 में यूएसएसआर जो था अपनी इस आइडियोलॉजी की वजह से, सोशलिज्म और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से पूरी तरह से टूट गया था। और आज के टाइम पे रशिया जो आपको देखने को मिलता है ना, वो आधा रशिया है। उसमें उस टाइम पे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी की सारी कंट्रीज एक ही उसमें होती थी, जिसको पूरे रूप में आपका यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो इसीलिए हम इस आइडियोलॉजी को छोड़ के किसकी तरफ गए थे? आपका सोशलिज्म की तरफ। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया आपको ताकि सोशलिज्म और आपका कम्युनिस्ट टेक्नोलॉजी का पता चले, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का पता चले। आप अगर अभी आपको समझ नहीं भी आया है तो हम प्रियम्बल में जब चलेंगे ना, तो उसमें सोशलिज्म के बारे में जब सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सोशलिज्म क्या होता है। ठीक है जी, चलो। और मैं यहाँ पे अभी हम कौन कौन सी डेट देख चुके हैं? 9 दिसंबर की देख देख चुके हैं, उसके बाद 11 दिसंबर की देख चुके हैं। अब 2 दिन बाद फिर से 13 दिसंबर 1946 को फिर से एक मीटिंग की गई संविधान सभा की, सारे के सारे लोग बैठे और उसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन, एक जिसे बोल सकते हैं ना एक पत्र, एक तरीके से चिट्ठा पत्ता जो है वहां पे पेश किया संविधान सभा के सामने। और वो चिट्ठा पत्ता क्या था, वो मतलब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्या था? वो था आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो मैंने यहाँ पे आपको छुड़वाया था। देखो 13 दिसंबर आ गई डेट। 13 दिसंबर में एक जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखा। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या? हम सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बना ली, वहां पे आके बैठ भी गए, चाय समोसे खा लिए। अब हम संविधान कैसे बनाएं? किस आइडियोलॉजी के ऊपर संविधान बनेगा? हमारे संविधान के बेसिक पिलर क्या होंगे? क्या डेमोक्रेसी होगी? क्या यहाँ पे यूपीएससी होगी?
क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट को हम बनाएंगे, क्या पीएम को बनाएंगे? अभी आप आज के टाइम पे ये सारा का सारा स्ट्रक्चर देख के बना बनाया, लेकिन उस टाइम पे ये स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम पे हमारे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हमारा संविधान के बेसिक पिलर क्या होंगे। तो वो बेसिक पिलर जो है उसका रेजोल्यूशन, उसका एक ढांचा, हमारा संविधान बनेगा कैसा, उसका फ्रेमवर्क कैसा होगा, उसका स्केलेटन कैसा होगा, वो था आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने। उसमें बताया गया कि हमारा संविधान का स्ट्रक्चर क्या होगा, फिलॉसफी क्या होगी और उसका फंडामेंटल्स क्या होंगे, ठीक है ना, मतलब बेसिक नींव क्या होगी हमारे संविधान की। और इसको जो है वो बाद में 22 जनवरी जो मैं डेट्स बता रहा हूँ इसको लिख लो, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 22 जनवरी 1947 को जो वो क्या कर दिया गया, पूरी संविधान सभा ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या कर दिया, पास कर दिया कि हाँ, आपने जो रेजोल्यूशन, आपने जो फंडामेंटल्स या फिर फ्रेमवर्क हमें बताया है हमारे संविधान का, वो बिल्कुल सही है। हम इसी खांचे में या फिर इसी ढांचे में अपने संविधान को बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कब अडॉप्ट किया संविधान सभा ने? 22 जनवरी 1947 को। समझ आई यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, ये हो गया आपका, ये हो गया। हाँ, अब संविधान सभा जब बन गई, ठीक है ना, उसके बाद जो है अगला चैलेंज था कि हमने जो संविधान बनाना है उसके लिए क्या करेंगे, छोटे छोटे डिपार्टमेंट बनाएंगे, ठीक है ना। कोई डिपार्टमेंट होगा जो माइनॉरिटी की बात को, माइनॉरिटी वाले इलाकों में जाएगा, एससी एसटी वाले इलाकों में जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा और संविधान सभा में आके उनकी प्रॉब्लम्स को बताएगा, ताकि संविधान सभा उन प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या बना सके, कानून बना सके। कुछ लोगों को इस तरीके से अपॉइंट किया गया, उनका मतलब डिपार्टमेंट बनाया गया, जो ये सारे के सारे मतलब दिक्कतें सुन के आते हैं लोगों से, उनको आपने लिखना भी तो है, ठीक है ना। लिखोगे तभी तो एक प्रॉपर तरीके से हमारा फ्रेमवर्क तैयार होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा। तो उन बातों को लिखने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, ठीक है ना। और ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद जो है मतलब कुछ ऐसे चीजें थी जिनको मतलब कुछ ऐसे लॉज देने थे जो कि हमारे सारे के सारे नागरिकों को, हमारे इंडिया के सारे नागरिकों को समान रूप से अवेलेबल हो। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी एक कमेटी बनाई गई। मतलब कहने का है, जो आपके मेंबर बैठे हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनको अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग कमेटी में, अलग अलग कामों को डिवाइड करके दे दिया गया, ताकि बहुत ही ज्यादा हौच पौच ना हो, बहुत ही ज्यादा मिक्स ना हो जाए चीजें। तो उन्हीं कमेटी में कुछ मेजर कमेटी थी और कुछ माइनर कमेटी थी। हमें सिर्फ और सिर्फ मेजर कमेटी याद रखनी है, जो कि आपकी ये है, ठीक है ना। जैसे आपकी यूनियन पावर कमेटी, मतलब जो सेंटर होगा उसके पास कौन कौन सी पावर रहेंगी, ये कौन डिसाइड करेगा। उसमें एक अलग कमेटी बनाई गई जिसका चेयरमैन थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। ऐसे ही जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मतलब यूनियन में क्या क्या चीजें, कौन कौन से ऑर्गन होंगे, ठीक है ना। लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, कैग होगा, ठीक है ना, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, सोलिसिटर जनरल होगा। मतलब अलग अलग ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे, उसके ऊपर भी एक तरीके से कमेटी बनाएगी। उसके भी हेड कौन बनाए गए, आपके जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रोविंशियल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो स्टेट वाले एरिया में, यूनियन वाले की तो बना दी हमने, ऐसे ही स्टेट में किस किस तरीके के ऑर्गन्स होंगे, किस किस तरीके के आपकी डिपार्टमेंट्स होंगे। प्रोविंसेस का मैंने आपको मतलब बताया था, ये पुराने टाइम पे आपका प्रोविंस कहलाता था, लेकिन आज के टाइम पे इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेट्स बोल देते हैं, राज्य, ठीक है ना। तो इसकी कमेटी बनाई गई और उसका कमेटी का हेड कौन था, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके हेड कौन थे, भीमराव अंबेडकर। इसीलिए इस कमेटी के हेड थे भीमराव अंबेडकर, इसीलिए बोला जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने क्या बनाया था, संविधान। ऐसा कुछ नहीं था, भीमराव अंबेडकर जो थे वो वहां के क्या थे, एक तरीके से लिखने वाली कमेटी के क्या थे, हेड थे। लेकिन संविधान बनाने का काम आप देख रहे हो, ये 389 बंदे मिलके कर रहे हैं, अकेले वही नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो लेकिन वो कमेटी के हेड थे, इसीलिए बोल दिया जाता है कि संविधान को बनाने का काम किसने किया था, अंबेडकर ने किया था, ठीक है जी। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारी कमेटी है, ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। आपने मेजर वाली कमेटी का रट्टा मार लेना, यहाँ पे 8 कमेटियां थी मेजर, और ठीक है, और माइनर कमेटी देख सकते हो, माइनर कमेटी ना भी याद करो तो चलेगा। और जीवी मावलांकर, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारी जब लोकसभा बन गई थी ना, 1951-52 में हमारे इलेक्शन हुए थे पहली बार लोकसभा के,
और लोकसभा का जो पहला स्पीकर था वो कौन था आपका, GV मावलांकर, ठीक है ना। तो ये कमेटी अब मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप देख सकते हो इसको, अगर याद कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन सी है, मेजर वाली कमेटी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। जो पहले आपके टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो आपके के थे सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद परमानेंट जो थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद, और यही बाद में क्या बने थे, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने थे, पहले प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई कब गई थी, हमारा आदेश जब आजाद हो गया था 15 अगस्त, उसके कुछ दिनों बाद ही जो है वो इस कमेटी का गठन किया गया, 29 अगस्त को किया गया गठन। और इसमें 7 मेंबर की एक कमेटी थी, जिसमें चेयरमैन कौन थे, अंबेडकर जी, उसके बाद गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है ना, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद KM मुंशी, ठीक है ना, और उसके बाद आ जाएगा आपका सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, माधव राव, और आपके TT कृष्णमचारी। याद रखना ये जो TT कृष्णमचारी है ना, इनका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया था संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 काम करती थी, एक तो गवर्नमेंट का काम करती थी वो, मतलब देश को चलाना कैसे है, और दूसरा संविधान बनाने का काम करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो बैठती थी तो उसको कौन करता था प्रिसाइड, उसको हेड कौन होते थे, बताओ जल्दी। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, अभी तो हमने बताया है, ठीक है ना। लेकिन जब गवर्नमेंट का चलती थी तो उसके हेड कौन होते थे, या फिर PM, इंटरिम PM बोलते हैं उसको, इंटरिम PM मतलब टेम्परेरी टाइप के प्राइम मिनिस्टर। तो टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अभी गवर्नमेंट प्रॉपर बनी नहीं थी, ये टेम्परेरी टाइप की गवर्नमेंट बनाई हुई थी, जो कि आपकी संविधान सभा ही गवर्नमेंट का काम करती थी। तो उसमें टेम्परेरी PM कौन थे, आपके जवाहरलाल नेहरू थे, और उसके वाइस प्रेसिडेंट जिसे बोल सकते हैं, या फिर वाइस PM बोल सकते हैं, वो कौन थे आपके, TT कृष्णमचारी। ये थे आपके प्रेसिडेंट इंटरिम गवर्नमेंट के, और TT कृष्णमचारी थे वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे ही अगर हम बोले संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, मुखर्जी। मुखर्जी, HC मुखर्जी। तो ये पॉइंट्स याद रखने, फैक्ट वाले पॉइंट हैं, कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मेंबर, इन मेंबर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन मेंबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता था कि जो भी कानून अलग अलग कमेटियां लेके आती थी, उस कानूनों को क्या करना था, ड्राफ्ट करने का काम करना था, मतलब लिखने का काम करना था। तो ये कमेटी इस तरीके से बनी थी। और उसके बाद हमारा जो संविधान बन के तैयार हो गया, हमारा संविधान बनने में टोटल कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इसको मैं सही तरीके से अगर यहाँ पे लिख दूं, 2 years 11 months और 18 days, इतने टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। और संविधान सभा कितनी बार बैठी थी इसके लिए, जैसे हमने मीटिंग देखी थी ना, कि कितनी मीटिंग्स हुई थी, एक 9 तारीख को हुई थी, एक उसके बाद 11 तारीख को, 13 तारीख को, ऐसे ही बहुत सारी मीटिंग हुई थी। तो टोटल संविधान सभा में कितनी मीटिंग्स हुई थी, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 11 मीटिंग्स हुई थी, टोटल 11 सेशंस हुए थे, और उन 11 सेशंस में हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। 12वां सेशन कब हुआ था, 12वां सेशन हुआ था आपका 24th वाले टाइम पे, मतलब 24 जनवरी में। और इस टाइम पे हमने बोला था कि आने वाले अगले 2 दिनों में 26 जनवरी को हम अपना संविधान पूरे देश के ऊपर क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। लेकिन ये तो पूरे देश के ऊपर लागू करना था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड लिखा हुआ है संविधान में, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, कि हम भारत के लोग ये सारे प्रोविजन, जो कि प्रियम्बल कहलाता है, जो कि किस अच्छा, भारत का प्रियम्बल की देन किसने दी थी, भारत का प्रियम्बल किससे बना है, ये बना था जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है। यस सर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो जो प्रोविजन हमने डाले थे ना, जो जिस तरीके का फ्रेमवर्क होना था हमारे संविधान का, वो सारा फ्रेमवर्क इसमें था, प्रस्तावना का रूप ले लिया उसने। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था या फिर प्रस्तावना वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहां से अडॉप्ट किया है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से किया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, याद रखना ये चीज। तो हमने क्या किया, जब 11 मीटिंग टोटल होगी, 11वीं मीटिंग कब की गई थी,
26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। और इस टाइम पे हमने क्या किया था, जितने भी संविधान सभा के मेंबर थे वो बारी बारी आए और इस संविधान सभा पे इस तरीके से हस्ताक्षर करते चले गए। क्या हस्ताक्षर थे कि आज से हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो ये 26 जनवरी 1949 क्या है, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे संविधान को अडॉप्ट किया था। पूरे देश में ये लागू कब किया गया था, 26 जनवरी को। 26 जनवरी को पूरे देश में लागू किया गया था, लेकिन 26 नवंबर को किसने अडॉप्ट किया था, हमारी संविधान सभा में, जिसमें जिस कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल था शुरुआती तौर पे और 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। समझ आई बात। और 26 नवंबर को ही हम क्या बनाते हैं, कौन से डे के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को? सर संविधान दिवस। हाँ, संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशनल दिवस, ये है इसके पीछे का रीजन। और रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था पूरे के पूरे देश में। अब ऐसा नहीं था, ये जो आप देखोगे ना, हमारा देश जो है वो रिपब्लिक क्यों कहलाता है, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे प्रियम्बल वाला जब टॉपिक देखेंगे तो इसमें डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है। अब कई लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि रिपब्लिक, हमारा देश जो है वो रिपब्लिक है और ये 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बना था, ठीक है ना, बिल्कुल सही है ये बात। और एक्चुअल में इसका रीजन ये नहीं है, एक्चुअल में इसका रीजन ये है कि रिपब्लिक की डेफिनेशन में इसका रीजन छुपा है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि रीजन, रियल रीजन क्या है सब हमारा गणतंत्र दिवस मनाने का, ठीक है। अभी के लिए इसको पॉज कर दो। तो हमारा जब संविधान अडॉप्ट किया तो टेम्परेरी रूप में पूरा का पूरा संविधान अभी लागू नहीं किया गया था। टेम्परेरी रूप में संविधान के कुछ एक आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 में लागू किया गया था। और ये कौन से प्रोविजन थे, जैसे सिटीजनशिप का प्रोविजन था कि किन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी, किन लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, पार्लियामेंट के क्या क्या प्रोविजन होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो मतलब छोटे छोटे आर्टिकल, छोटे छोटे चीजों को कभी शुरुआती तौर पे एक तरीके से बोल सकते हैं ट्रायल रूप में हमारे संविधान को के प्रोविजन को उस दिन लागू कर दिया गया था पूरे देश में। और वो कौन कौन से थे, पूरा संविधान बाद में हुआ था, पूरा संविधान हुआ था लागू कब, 26 जनवरी में। तो रिमेनिंग प्रोविजन मतलब बचे हुए प्रोविजन कब लागू हुए थे, 26 जनवरी को। पहले कौन से प्रोविजन लागू हो चुके थे, आर्टिकल 5, 6, 9, ठीक है, 60, 243, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है, कुछ सिटीजनशिप से रिलेटेड है, कोई पार्लियामेंट से रिलेटेड है, कोई प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, कोई इलेक्शन से रिलेटेड है। तो ये सारे के सारे प्रोविजन, कुछ हिस्से प्रोविजन के वो हमारे इंडिया में लागू कर दिए गए, लेकिन पूरा का पूरा संविधान कब लागू किया गया आपका, 26 जनवरी को। और इसी रूप में इसी को क्या बोलते हैं, द कमेंसमेंट डेट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान का शुरुआती दिन, ठीक है। और इसको हम किस रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। क्लियर हुई बात यहां तक? यस सर। ठीक है। तो 26 जनवरी जो है यहाँ पे स्पेशल, अच्छा ये भी पूछा जाता है 26 जनवरी ही क्यों स्पेशल डे चुना गया, ये सबको पता है, हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, क्योंकि उस टाइम जो है वो रावी रिवर के किनारे 26 जनवरी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये प्रण लिया था कि आज से हम क्या बनाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाया करेंगे अपना। और उसी दिन को याद करने, क्योंकि इंडिपेंडेंस तो पहले ही मिल चुकी है हमें 15 अगस्त, तो वो वाला दिन तो हम नहीं मना सकते, ठीक है ना। 15 वाला दिन जो 15 अगस्त वाला दिन तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते, वो तो इंडिपेंडेंस हो ही गया। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना इंडिपेंडेंस कब घोषित की थी, 26 जनवरी को। तो इस दिन को हम इंडिपेंडेंस रूप में तो नहीं मना सकते, लेकिन इसको गणतंत्र रूप में मनाना शुरू कर दिया हमने। और इसीलिए हमने 26 नवंबर को संविधान बना तो लिया था, लेकिन इसको लागू करने के लिए हम 1 महीना रुके, 1-2 महीना, और इसको 26 जनवरी को हमने पूरे देश में इंप्लीमेंट किया, ताकि हम जो हिस्टोरिक हमारा इंडिपेंडेंस डे था, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अनाउंस किया था 26 जनवरी को, उसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में ना ही मना सके तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो हम मना रहे हैं 15 अगस्त को। लेकिन इस दिन को हम अब मनाएंगे किस रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में। समझ आई बात सबको? यस सर। ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं, हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपने यहाँ पे याद रखना है कि हमारा जो मई में जो हमने, जो आपको पता है कॉमनवेल्थ नेशंस कौन कौन से होते हैं, बता सकता है कोई, कौन से नेशन कॉमनवेल्थ नेशन कहलाते हैं? तो सर याद ऐसी रखना। हाँ सर जी, बोलो ऐसी बोलो। कंट्री सर ऐसी कंट्रीज जो एक
एक जैसा कल्चर या फिर कल्चर को या फिर सोशल अपने इसको जो है वो रिप्रेजेंट करती हूँ, मतलब सम्मान करती हूँ एक दूसरे की कल्चर का, सोसाइटी का, कुछ अच्छा, ऐसा। कॉमनवेल्थ को आपने तोड़ा है ना, संधि विच्छेद किया इसका। ठीक है, चलो ऐसा नहीं है, देखो याद रखना इसको, कॉमनवेल्थ नेशन वो नेशन है, ऐसे नेशन जिनके ऊपर कभी ना कभी ब्रिटेन का रूल रहा है और अब वो ब्रिटेन के चंगुल से छूट चुके हैं, वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ऐसे नेशन, कॉमनवेल्थ मतलब ये ब्रिटेन की कॉमनवेल्थ थी, ठीक है ना, तो ब्रिटेन के ऐसी कॉलोनीज जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अंडर रही हैं, उनको क्या बोला जाता है, कॉमनवेल्थ नेशन। तो हमने कॉमनवेल्थ नेशन को कब अडॉप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, हम ब्रिटेन के अंदर 200 साल तक रहे हैं, तो हम कॉमनवेल्थ नेशन का एक हिस्सा है। और ये अडॉप्ट कब किया था, हमने रेटिफाई कब किया था, मई 1949 में। हमने अपना जो तिरंगा झंडा है, नेशनल फ्लैग है, वो कब अडॉप्ट किया था, वो अडॉप्ट किया था आपने 22 जुलाई 1947, क्योंकि उस टाइम तक माउंटबेटन जो थे ना, ये बोल चुके थे और ये ला चुके थे इंडियाज इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, जिसमें अनाउंस कर दिया गया था कि 14 अगस्त को हम पाकिस्तान को और 15 अगस्त को जो है वो इंडिया को आजाद कर देंगे। तो आजादी के समय पे हम हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक झंडा भी तो होना चाहिए था। तो हमने जो ट्राई कलर है, तिरंगा झंडा है, उसको कब, और ये किसने अडॉप्ट किया था, यहाँ पे लिखा हुआ ना इट अडॉप्टेड, ये अडॉप्ट किया था हमारी संविधान सभा ने, जो संविधान सभा काम कर रही थी ना, तो संविधान सभा ने ये अडॉप्ट कर लिया था 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को। और इसी संविधान सभा ने जो है वो बाद में झंडे को फहराया था आपके कौन से दिन में, आपका 15 अगस्त वाले दिन पे लहराया। अच्छा मुझे बताओ, हमने 15 अगस्त में झंडा लहराते हैं या फहराते हैं? अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, लहराना और फहराना कोई बड़ी बात क्या है, एक ही बात तो है, बहुत बड़ी बात है। आप कभी भी ऑब्जर्व करना, हम 26 जनवरी को 26 जनवरी को झंडा लहराते हैं या फहराते हैं, इसको बोलते हैं होइस्ट करना या फिर फ्लर करना। जो फहराना होता है वो फ्लर होता है इंग्लिश में, और लहराना होइस्ट होता है। और 15 अगस्त को क्या क्या हम झंडे को लहराते हैं या फहराते हैं? कौन बताएगा मुझे इस दोनों में फर्क क्या होता है? नहीं पता? ये पहली बार सुना क्या आप लोगों ने, लहराने और फहराने में फर्क? बताओ भाई। सुना तो है पर हाँ तो फर्क, बताओ, ट्राई तो करो। बट कभी नोटिस नहीं किया ना कि हाँ लहराते कैसे। नोटिस नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। लहराना क्या होता है, एक तरीके से आपका ये देखो, आपने देखा होगा एक झंडा है यहाँ पे पूरा का पूरा पहले क्या है, इस तरीके से गांठ सी बंधी हुई है इसकी, इसके नीचे एक रस्सी लटकी होती है, यहाँ से कोई बंदा इसको खींचता है और ऊपर इस तरीके से ये लहराने लग जाता है, तो इसको बोलते हैं लहराना। और ये चीज हम कब करते हैं, ये करते हैं 26 जनवरी को, ठीक है ना। लेकिन 15 अगस्त को क्या करते हैं, ये एक झंडा होता है और यहाँ पे एक मतलब डंडा होता है और झंडा यहाँ पे होता है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक रस्सी, दो रस्सियां होती हैं, ये झंडा धीरे 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 कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, ठीक है ना। और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे पूरी तरह फहराने लगता है, तो इसको बोलते हैं झंडा फहराना, फ्लर करना। तो हमारा झंडा जो है फ्लर कब कर किया जाता है, 15 जनवरी को। ऐसा क्यों है, क्योंकि 15 जनवरी बोल रहा हूँ, 15 अगस्त को, 15 अगस्त को हमने ब्रिटेन का झंडा नीचे उतारा था और हमने इंडिया का झंडा किया था ऊपर, तो इसको बोलते हैं फहराना। और 26 जनवरी 1950 तक ऑलरेडी हम झंडा फहरा चुके थे, तो अब इसको सिर्फ हमने क्या करना था, लहराना था। इसीलिए हर 26 जनवरी को झंडा फहराता लहराता कौन है, प्रेसिडेंट, क्योंकि 15 अगस्त में तो कोई प्रेसिडेंट था नहीं उस टाइम पे, लेकिन 26 जनवरी को हमारा प्रेसिडेंट बन चुका था। तो ये एक ट्रेडिशन चलता है कि 26 जनवरी को प्रेसिडेंट क्या करते हैं, झंडा फहराता है। लेकिन 15 अगस्त को कौन फहराता है, कौन फहराता है, प्राइम मिनिस्टर फहराते हैं ना लाल किले पे, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को प्रेसिडेंट था नहीं, उस टाइम पे टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, या पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने झंडा क्या किया था, आपका फहराया था। तो कंसेप्ट याद रहेगा अब? यस सर। ठीक है, नई नई चीजें पता चल रही हैं आपको? यस सर। यस। ठीक है, गुड। तो उसके बाद जो आता है हमारे पास, उसको खत्म कर लेते हैं, नेशनल एंथम किसने लिखा था नहीं सॉरी, कब अडॉप्ट किया गया था हमारी संविधान सभा द्वारा, 22 जनवरी। ये वो वाली मीटिंग है
ये 12th वाली मीटिंग, 12th वाला सेशन, टोटल कितने सेशन हुए थे? 26 नवंबर 1949 तक टोटल कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन। और 12वां सेशन ये था जिसमें हमने नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और इसमें एक चीज मिसिंग है, नेशनल एम्बलम, ये वाले यहाँ पे अवेलेबल करवाए गए थे या फिर अडॉप्ट किए थे हमारे संविधान सभा ने। समझ पाए? नेशनल एम्बलम कौन सा है हमारा? नेशनल एम्बलम, अरे शाबाश, एचएस की तैयारी कर रहे हो। हमारा सत्यमेव राष्ट्रीय प्रतीक जयते। कौन सा है? बोलो बोलो, किसी ने बोला अभी? सर सत्यमेव जयते। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो भैया आप लोग? नहीं सर, ऐसे अशोका का। 3 शेरों वाला चित्र होता है, ऐसे कुछ बना होता है, चौथा शेर पिछली वाली साइड पे होता है, जिसके नीचे लिखा होता है आपका सत्यमेव जयते। तो ये 3 शेरों वाला चित्र जो है वो है हमारा नेशनल एम्बलम। देख लो भैया आप लोग, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। चलो, अब ये वाला जो है ना क्रिटिसिज्म, ये हम करेंगे कल वाले टॉपिक में, ठीक है ना? अभी टाइम हो गया आपका, तो थोड़ा सा लंबा है ये टॉपिक, ठीक है, इसको कल ही डिस्कस करेंगे। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे से पूछ लो। कोई डाउट नहीं? अरे कोई तो डाउट होना चाहिए, सब चुप ही हो गए। मैं डांट थोड़ी डाल रहा था आपको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सुनिए। सर कल आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 तक करवाया था ना, आपने एक्ट करवाए थे। हाँ तो हाँ, सर आपने कहा था 1935 वाला कल करवाएंगे, तो सर जब मैंने पीडीएफ देखा तो उसमें कल तो हमने 1919 वाला तक किया था। ओहो, आई थिंक 9 स्किप हो ओके गया सर। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। ये क्रिटिसिज्म वाला और 90, हाँ मुझे लग ही रहा था कुछ ना कि कुछ मिसिंग हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो 1939, शुक्र है आपने याद करवा दिया। 1919 तक हमने कर लिया था, बाइकैमरलिज्म, डायरकी वगैरह। अब हमने आगे यस करना था, साइमन कमीशन से करना था, आ गया याद मुझे, है ना? यस साइमन कमीशन यस से करना था। हाँ, तो ये क्या करेंगे हम कल वाले टॉपिक में कर लेंगे कल को, ठीक है? याद करवा देना यस मेरे को, ये वाला करना है और क्रिटिसिज्म करना है, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, गुड, अच्छी बात है, आप मुझे को याद करवा दिया। एक्चुअली स्किप हो जाता है कई बार ना, कई क्लासेस होती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा स्किप हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, करें फिर एंड सेशन को, या फिर कोई डाउट है यस तो पूछ लो। सर, चलो बस एक ठीक है। डाउट। सर हाँ एक ही जी हाँ जी, डाउट था सर। एक्ट ऑफ 1892 था ना सर, उसमें जिसमें लिखा था कि नहीं, चार्टर एक्ट 1853 जो था सर, उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सर, उसके मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा डाउट है। वो 6 थे 12 थे या 6 थे, जिसमें 3 इंडियंस थे सर, वो नहीं समझ आ रहा मुझे थोड़ा सा। देखो 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 देखो, देख यहाँ पे क्या है, समझने वाली क्या बात है। रेंज दी थी उन्होंने, उस एक्ट में रेंज दी गई थी कि वाइसराय जो होगा या फिर गवर्नर जनरल होगा, 6 से लेके 12 लोगों को कानून बनाने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड कर सकता है। 6 भी कर सकता है, 7 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है, 9 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, 11 भी और 12 भी। 6 से कम नहीं होंगे या 12 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना? यस सर। जितने भी करेगा वो, अगर 6 करेगा तो उसमें आधे बंदे इंडियन होंगे, 8 करेगा, 7 करेगा तो आधे बंदे इंडियन होंगे, 8 करेगा तो आधे बंदे इंडियन होंगे। ये प्रोविजन था, अब समझ आया? यस सर, आ गया अभी। थैंक यू ठीक, सर। गुड, चलो ठीक है जी, फिर करते हैं क्लास को एंड। थैंक यू। थैंक यू सर।